ये आप जानते हैं कि एसएससी-जीडी का एग्ज़ाम अब जो कि फरवरी में है, वो फ़ेब में मिड में होगा या स्टार्टिंग में हो जाएगा। मैंने जो कि एग्ज़ाम एसएससी-जीडी का 2024 वाला है वो क्लियर था। मेरे थे 100 प्लस स्कोर्स थे जिसमें मेरे एसएससी-जीडी में, और मैं फिज़िकल आउट हुआ था जिसकी मेरी तैयारी नहीं थी अच्छे से। तो आज इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एसएससी-जीडी का एक बार एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है और 100 प्लस स्कोर किया था। तो मैं आपको ये बताऊँगा इस वीडियो में कि किस-किस प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ना है, और मैंने कुछ इस साल के लिए 2025 में जो फ़ेब में एग्ज़ाम होना है उसके लिए प्रिपेयर किया नोट्स, उसकी भी आपको ट्रिक्स बताऊँगा और शॉर्ट वीडियो बना के, आप ताकि मतलब आपको वीडियो ना देखना पड़े, जल्दी से जल्दी अगर आप रिवीजन कर सकें इसकी। ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म की बात करें तो मैंने जो जीएस था वो पढ़ा था मैंने जॉब टारगेट से। एक चैनल है, मोहित सर हैं, मोहित पूनिया सर हैं, वो जीएस पढ़ाते हैं। और जो कि दूसरी बात रही मैथ की, और हिंदी नहीं पढ़ा था मैंने। और जो इंग्लिश वाले हैं वो भी मैं भी बोलता हूँ कि अपनी लैंग्वेज हिंदी ही चूज़ करें, उसमें डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हिंदी, ताकि क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट जो है ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, क्योंकि हम उसको अपनी मदर टंग लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, इसलिए हिंदी चूज़ करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो और जो सेकंड बात है कि मैंने एग्ज़ाम जब क्लियर हुआ उसके बाद फिजिकल की तैयारी के लिए मुझे 3 से 4 महीने मिले थे। उसमें थोड़ा मैंने लटर मस्ती कर दी, जिस वजह से मेरा फिजिकल नहीं क्लियर हुआ। ठीक है? बाकी सब्जेक्ट सिर्फ रोजगार विद अंकित प्लेटफॉर्म से पढ़िए, सिर्फ जीएस आपको दोनों तरफ से पढ़नी है, जॉब विद टारगेट से, और जॉब टारगेट से मोहित पुनिया सर से, और दूसरा नवीन सर से, जो कि जीएस पढ़ाते हैं रोजगार विद अंकित में। ठीक है? ये नोट्स मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, ये मैंने खुद 2025 के लिए प्रिपेयर किया, और मुझे पता है एग्जाम इधर से ही बनता है और यही बनेगा, इससे बाहर कुछ जाता ही नहीं है। अगर आपको इस मेरे प्लेटफॉर्म से आपको ये हेल्प होगी कि रेगुलर आपको जो नोट्स की वीडियो देख के बनाने हैं वो नहीं बनाने पड़ेंगे, और वन शॉट वीडियो होगी, एक ही बारी में आप पूरा रिवीजन कर सकते हो जीएस की। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कि जो मोहनजोदड़ो साइट है ये सिंध में है, और वो कहाँ पे कौन सी रिवर के रिलेटेड है। ठीक है? जब सिंध में है तो आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ट्रीटी हुई है हमारी पाकिस्तान के साथ, तो ये इंडस से रिलेटेड होगी, इसे आप याद रख सकते हो। सिंध पाकिस्तान में है तो आप याद रख सकते हो कि वो इंडस रिवर से रिलेटेड है। ठीक है? बाय रखलदास बैनर्जी। ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार पूछा हुआ है, और हर बारी अगर क्वेश्चन आया भी इससे रिलेटेड तो यही आएगा, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है? और हड़प्पन साइट, ये जो हड़प्पन साइट है इसके लिए पूछते हैं कि हड़प्पन साइट किसने डिस्कवर की थी। ठीक है? वो दयाराम सानी ने की थी 1921 में, सिचुएटेड अंडर रिवर रावी। ये रिवर रावी के अंडर है। मोहनजोदड़ो है वो इंडस रिवर के अंडर आती है, और जो दूसरी है ये रावी रिवर के। ठीक है? ये दोनों ही पीओके में है। ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो बिग साइट है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो राखी गढ़ी है। ठीक है? वो हरियाणा असार में है। राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा असार में है। ठीक है? और जो ओल्डेस्ट प्लेस है वो 2014 में हमने ढूंढी थी, बिड़ाना जगह का नाम है। ये दो चीज़ें पूछती हैं कि बिगेस्ट साइट और ओल्डेस्ट पूछते हैं। ठीक है? और इसका जीवन काल है 400 से 500 साल। ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा पहला मोहनजोदड़ो, और दूसरा पूछा जाएगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि जो मेन साइड है ना जो हड़प्पा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन फोकस हड़प्पा साइड है। ठीक है? और इसमें है कि लोथल कौन सी रिवर पे है, लोथल गुजरात में है, भागवा रिवर पे। ठीक है? सत्यगोडर गडोर ये दशक नदी पे है। ठीक है? और ये जोधड़ो साइड है, ये इंडस रिवर पे है। ठीक है? मोहनजोदड़ो और जोधड़ो ये दोनों इंडस पे है। जो अगर आपको मोहनजोदड़ो याद हो गया तो आपको जोधड़ो भी याद हो जाएगा। ठीक है? कालीबंगा घग्गर रिवर पे, कालीबंगा हमें राजस्थान से मिली थी, ये क्वेश्चन भी आता है। तो कालीबंगा हमारी घग्गर रिवर पे राजस्थान से है। ठीक है? इसके जैसे मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वैसे आप भी कर सकते हो, ये वन शॉट है तो इसलिए मैं तेज बताऊंगा। हरप्पन साइट लोकेटेड है अफगानिस्तान में, कहाँ पे है, ये शुर्तुगई में है। ये क्वेश्चन बहुत ही, मैंने एमटीएस भी दिया है जिसमें भी मेरा अच्छा स्कोर है, तो उसमें भी मैंने देखा कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हरप्पन साइट जो है अफगानिस्तान में कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड रिसीव ए न्यू एपिटिक लॉर्ड ऑफ प्लग इन द लेटर वैदिक पीरियड, जो कि है इंद्रा। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जिस जो कि है वैदिक सिविलाइजेशन के। जो वैदिक सिविलाइजेशन थी ना वो आर्या ने डन की थी। आर्या जो होते थे ये मिडिल एशियन से इंडिया आए थे। ठीक है? मिडिल एशिया से इंडिया आए थे। ठीक है? ये आर्या वर्ड किसने यूज़ किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आर्या वर्ड किसने यूज़ किया था। ये मैक्स मुलर ने किया था। ठीक है? 1853 में मैक्स मुलर ने, 1853 में मैक्स मुलर ने। ठीक है? और नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू पुरानास, पुरानास लॉर्ड विष्णु अज्यूम द फॉर्म ऑफ अबोट टू सेव द अर्थ। वो लॉर्ड विष्णु ने कौन सा अपना रूप लिया था अर्थ को सेव करने के लिए, क्योंकि वो पानी के अंदर समा गई थी। ठीक है? उसको बचाने के लिए भगवान ने किसका अवतार लिया था, तीसरा अवतार था ये। ठीक है? टोटल 23 अवतार है विष्णु भगवान के। जो 24वां अवतार है जो कि कलयुग में होगा वो कल्कि का होगा। ठीक है? 24वां अवतार जो कि कहा जाता है कि कल्कि का अवतार लेंगे, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म जो वर्ड है वो जो नहीं है। ठीक है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि सेकुलर वर्ड है, सोशलिस्ट है, ये दो वर्ड हैं। और भी कुछ वर्ड हैं जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि दिए हुए हैं हमारे प्रेम्बल में दिए हुए हैं, इससे प्रेम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय, इंग्लिश में किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रजदा ने। ठीक है? प्रेम बिहारी नारायण रजदा ने 6 मंथ में लिखा था इंग्लिश में। ठीक है? हिंदी में भी पूछते हैं, बसंत कृष्णा वेद्या ने। टोटल टाइम लिखने को लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसको लिखने में, और खर्चा आया था 64 लाख का। ठीक है? सजावट इसमें जो की है ना वो राम मनोहर जी ने की है। ठीक है? और 2 पेज थे इसमें,
और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसका गठन कब हुआ था, ठीक है। उसका गठन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेड हुई थी हमारी 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जीवीआर लेंकर ने की थी, ठीक है। जीवीआर लेंकर थे उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 6 दिसंबर 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टोटल इन 1946 हु अमंग द फॉलोइंग मेड द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे? जो कि दिल्ली के थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इंटरिम प्रेसिडेंट थे 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज 389 व्हिच इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 93 प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो टोटल मेंबरशिप थी असेंबली की वो 389 थी, जो कि जिसमें 93 प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द स्ट्रक्चरल पार्ट एंड फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जली टेकन फ्रॉम द एक्ट ऑफ, ये 1935 के एक्ट से लिया था। जो हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 1935 के एक्ट से लिया था, जिसमें 250 अमेंडमेंट थे, ठीक है। 250 अमेंडमेंट ज्वाइन हुए थे इंडिया में इस 1935 एक्ट के तहत, ठीक है। इसमें दो कथन के बारे में भी बताया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने दी है। दास्ता का चार्टर और मजबूत ब्रेक वाली मशीन लेकिन इंजन नहीं, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, दास्ता का चार्टर और मजबूत ब्रेक वाली मशीन लेकिन इंजन नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया थे दो, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डैश ज्योग्राफिकल रीजन, इंडिया कितने ज्योग्राफिकल रीजन में डिवाइड है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पीवाईक्यू है, जिसका आंसर है 6, ठीक है। विच स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद भूटान, चाइना एंड म्यांमार, ठीक है। विच स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद भूटान, चाइना एंड म्यांमार का आंसर है अरुणाचल प्रदेश, जो कि भूटान, चाइना और म्यांमार। आपको मैप पूरा ना अपने इमेज बननी चाहिए जब आप एग्जाम दे रहे हो, तो उससे आपको याद रहेगा, इसलिए मैप आपको पूरी स्टेट्स वगैरह का याद रखना। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, जिसका मतलब होता है ईंटों का किला, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश है लोसार, लोसांग, ड्री, ठीक है। ये 3 फेस्टिवल भी याद रखना, लोसार, लोसांग एंड ड्री, ठीक है। मणिपुर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके भी आपको फेस्टिवल आगे मैं लेके आऊँगा। म्यांमार का ओल्ड नेम जो था ना वो बर्मा था, ठीक है। ये 1935 के अमेंडमेंट एक्ट से ही इसका सेपरेट हुआ था ये, ठीक है। 1937 में, ठीक है। एक्ट 1935 का था लेकिन सेपरेटेड हुआ था 1937 में। ओल्ड नाम इसका बर्मा था, ठीक है। और इसमें अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि डिफरेंस बताना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के बीच में, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना वो 5.5 घंटे का है और पाकिस्तान का है 5 घंटे का, तो डिफरेंस तो आधे घंटे का होगा ना, तो इसका डिफरेंस आधे घंटे है, ठीक है। हाँ, इसमें क्वेश्चन और आता है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। गठन इसका 6 दिसंबर 1946 में हुआ था और इसकी मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासिस कहाँ से होता है, ठीक है? प्रयागराज से होता है, मिर्ज़ापुर से, जो कि सिचुएटेड है 82 साढ़े 82 नॉर्थ में, ठीक है। 82 एंड हाफ नॉर्थ में ये सिचुएटेड है। रेड क्लिफ पूछेंगे तो इंडियन पाकिस्तान, ठीक है। मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच में लाइन है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दुरंद है। जर्मनी एंड पोलैंड का क्वेश्चन भी ये पूछा गया है। ये ऑर्डनीज लाइन है जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में। एक क्वेश्चन और पूछा गया कि इंडिया डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद विच ऑफ द कंट्री, तजाकिस्तान के साथ इंडिया बॉर्डर नहीं शेयर करता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर अगर पूछा जाए तो बांग्लादेश है जो कि 4096 है और स्मॉलेस्ट हमारा अफगानिस्तान है, ठीक है, जो कि हमारा लगता है अफगानिस्तान का बॉर्डर लद्दाख की साइड से, ठीक है। और बांग्लादेश का हमारा बहुत जगह से लगता है, उसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेस्ट बंगाल हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है, वो आप मैप पे देख के बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हेन द आरबीआई डिसाइड टू रिड्यूस द रेपो रेट द मनी सप्लाई विल, जब आरबीआई डिसाइड करता है कि रिपो रेट को रिड्यूस करने का तो जो मनी सप्लाई होती है वो इंक्रीज होती है। और अगर यही क्वेश्चन पूछा है रिवर्स रिपो रेट के लिए तो वो डिक्रीज करेगी, रिवर्स के लिए डिक्रीज करेगी। और रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट के लिए डिक्रीज और सिंपल रिपो रेट के लिए इंक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है जो कि 1 जनवरी 1949 को थी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन हो रहा है कि नबार्ड को कब मतलब उसको नबार्ड को कब बनाया गया था। ये भी एक ग्रुप है जो कि 12 जुलाई 1982 को बनाया था, ठीक है। ये नबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, ये क्वेश्चन आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड कब हुआ था। ये ऊपर मैंने जैसे कि बताया भी 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज्ड हुआ था। और रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में, ठीक है। इसका गठन हुआ था, ठीक है। और जो इसके एक्ट जो लाया था ना आरबीआई का वो 1934 में लाया था। गठन 1935 में हुआ था और एक्ट लाया था 1934 में। इसमें पूछा हुआ है व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एट विच आरबीआई लीड्स टू कमर्शियल बैंक। ये इंस्ट्रूमेंट पूछा है अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसमें आरबीआई लीड्स टू कमर्शियल बैंक, वो रिपो रेट है, ठीक है। रिवर्स रिपो रेट में आरबीआई टेक लोन लेता है, ठीक है। और जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनसे, और जो हमारी जैसे कि मैंने ऊपर बताया जो मनी सप्लाई होती है वो डिक्रीज करती है रिवर्स रिपो रेट में, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें पूछा है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन जो कि होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसमें सीधी बात है शॉर्ट साइटेडनेस को हम मायोपिया बोलते हैं जो कि करेक्टेड हो सकता है कनकेव लेंस से, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं जिस जो करेक्ट हो सकता है हमारा कन्वेक्स लेंस से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डैश हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू देम। ये जूल्स लॉ है जो कि हमें बताया हुआ है कि लॉ ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। इसमें पूछेंगे आपको लॉ वगैरह का पूछ सकते हैं। जूल्स लॉ किसने दिया था ये आपको आने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और बन सकता है कि इन्वेंट किसने किया था जूल्स लॉ, वो किया था रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टीम पॉइंट इन फ़ारेनहाइट स्केल, जो कि है 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं? जब काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो कि मिलती है तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जैसे कि फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। ऑब्जेक्ट विच रिपीट देयर मोशन आफ्टर ए डेफिनेट टाइम इंटरवल इज सेड टू बी, जो ऑब्जेक्ट रिपीट करता है मोशन अपने सेट डेफिनेट टाइम इंटरवल में, ठीक है, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया हैव देयर ओरिजिन, जितने भी क्लासिकल डांस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। कथक से रिलेटेड पूछेंगे, कथकली से, भरतनाट्यम, तमिलनाडु, इनके पूछ लेंगे कौन से घराने से है, घराने वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए आपको कि भाई जो क्लासिकल डांस है इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये नाट्य शास्त्र से इनका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। और ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस हमारा भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है। डैश हैज टू ट्रेडिशन, वन इज संस्कृत विच इज डिवोशनल एस्पेक्ट्स एंड अदर इज रास, ठीक है। मणिपुरी डांस है जिसके दो ट्रेडिशन है, वन इज संस्कृत एंड अदर इज विच इज डिवोशनल एस्पेक्ट्स एंड अदर रास है। पहले संस्कृत है और दूसरा रास है, ठीक है। मणिपुरी जो डांस है ना पैसों से रिलेटेड है, मनी मनी का मतलब पैसा हो गया ना, तो कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। नटवरी आपको पूछेंगे तो वो भी कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। चाओ हमारे तीन चाओ होते हैं हमारे, ठीक है। ये चाओ हमारा तीन डिस्ट्रिक्ट में मतलब तीन स्टेट्स में मनाया जाता है, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में और झारखंड में। ये लिखा भी है मैंने, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसी का क्लासिकल डांस, उड़ीसा का क्लासिकल डांस उड़ीसी है। असम का सतरिया, ठीक है। केरल का कथकली, कथकली को आप ऐसे कथक और कथकली में आपको ऐसे याद रखना है कि जो कलियाँ होती हैं ना वो समुद्र के किनारे होती है, तो कोस्टल लाइन केरल में है तो केरल से आपको याद आ जाएगा कथकली। और कथक हमारा यूपी में है, नॉर्थ का एक है हमारे, ठीक है। और हमारे जो नॉर्थ साउथ के जो क्लासिकल डांस है वो चार है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं हम कि भाई नॉर्थ साउथ से कितने हैं, नॉर्थ से कितने हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से पूछ लेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट हमारा उड़ीसा का हो गया, ठीक है, उड़ीसी सतरिया साम है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया कि नटवरी डांस जो है वो भी कथक से रिलेटेड है, कृष्ण भगवान से, ठीक है। नटवरी नटवरी भी कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, ठीक है। घोस्ट वर्शिप रिचुअल डांस भूत कला इज रिलेटेड, भूत कला जो है ना वो कौन सी स्टेट से, रिचुअल जो वर्शिप रिचुअल डांस है वो कहाँ से रिलेटेड है, वो कर्नाटका से है। कर्नाटका का लोक नृत्य एक यक्षगान है, ठीक है। ये भी याद होना चाहिए कि कर्नाटका का कौन है भूत कला। तमिलनाडु का जैसे कि मैंने बताया सबसे पुराना है भरतनाट्यम। और रायगढ़ घराना इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म, रायगढ़ हमारा कथक से रिलेटेड है, ठीक है। रायगढ़ जो कि राजे महाराजा अमीर लोगों की बात होगी ना तो आपको याद रखना है कि वो रायगढ़ घराना, जैसे राज राज किसका था, राजों का था, अमीर थे वो, तो कथक से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड, ठीक है। विच कंट्री और पार्टिसिपेटिंग अलोंग इंडिया एमालबर नेवल एक्सरसाइज, जो कि 2024 का, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाएगा। मैक्सिमम जो होते हैं ना 2023 का और 24 का ही कमांड होगी इनकी, करंट अफेयर की, एसएससी की, जिस पे ये क्वेश्चन पूछेंगे हमें, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के, ठीक है। 28 का संस्करण है, ठीक है। और 8 से 18 अक्टूबर तक ये विशाखापट्टनम में होगा, ठीक है। विच लैंग्वेज हैव बीन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस बाय द कैबिनेट इन अक्टूबर, पहले हमारी क्लासिकल लैंग्वेज जो थी ना वो 6 थी, ठीक है। अब 2024 में हमने 5 और ऐड कर दी हैं, जिसमें मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमीज एंड बंगाली को ऐड कर दिया गया। अब 11 क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी कब की है। 2004 में तमिल को सबसे पहले किया, फिर 2005 में संस्कृत, फिर 2008 में कन्नड़ को, फिर तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़ीसी को 2024 14 में, और इन अक्टूबर 2000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है, इन अक्टूबर 2024 आईसीसी हैज बैंड विच कंट्री प्लेयर, प्रवीण जयविक्रमा, प्रवीण जैक विक्रमा को किसने बैन कर दिया था, वो श्रीलंका का है, श्रीलंका ने उसको बैन कर दिया था, ठीक है, एंटी करप्शन कोड लगा के उस पर।